हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है हम लोग का जो 3 जून का एडिटोरियल है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आईएमईसी जो है वो कॉमर्स एंड जियोपॉलिटिक्स के बीच में फंस चुका है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सभी आईएमईसी का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट में बताना। तो ये आपका एडिटोरियल है, ठीक है, यहाँ से आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो इसको थोड़ा हम लोगों ने ईजी वे में बताया गया है ताकि सबको समझ में आए कि क्या है, क्या लिखा है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। तो आईएमईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया ही गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होता है ना, उसको आईएमईसी कहते हैं। तो इन्होंने G20 जो समिट था उसमें 2023 में जो हुआ था, इसमें इन लोगों ने एक एम दिया था कि टू क्रिएट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क, ओके, लिंकिंग इंडिया एंड यूरोप, ठीक है, इंडिया एंड यूरोप दोनों को लिंक कर देंगे। द ऑनगोइंग जो हम लोग का चल रहा है ईरान एंड इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरफ वेस्ट एशियन इंस्टेबिलिटी, दोनों की वजह से क्या हो गया है, उनका जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी आ चुका है। मतलब जो कनेक्टिंग वो लोग करने वाले थे, उनका जो एम था, वो अभी इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सपोज हो चुका है, वॉर वगैरह चल रहा है, इसीलिए। तो मेनली वॉर की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेसन्स क्या क्या हमको मिला ईरान कन्फ्लिक्ट में, वो देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है द कन्फ्लिक्ट डेमोस्ट्रेटेड लिमिट्स ऑफ मिलिट्री सुपीरियरिटी, ओके, एंड डिस्ट्रप्टिव पोटेंशियल ऑफ एसिमेट्रिक वारफेयर। सेकेंड पॉइंट जो है अटैक एंड डिस्ट्रप्शन चल रहा है, जो वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट कर रहा है इन क्रिटिकल ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। थर्ड वो है स्ट्रेट ऑफ जो हम लोग का हॉर्मूज है, वो हम लोग को चौक पॉइंट उसको कहते हैं हम लोग, चौक पॉइंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो इसका जो है 1/3 जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी से ही गुजरता है, इसलिए ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो है पर्टिकुलरली 88% जो हम लोग का क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से जाता है। तो ये देखो, इस तरीके से हम लोग का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिसको हम लोग बाईपासिंग चोक पॉइंट्स कहते हैं। तो किस तरीके से चोक पॉइंट है, डिपेंडेंसी ऑन रिस्की मैरीटाइम चोक पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, यहाँ तक इमर्जेंस ऑफ BRI एंड INST आ चुका है, और फिर रिड्यूसिंग रूट डिपेंडेंस। तो यहाँ से ही गुजरता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, तो ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप एक बार इजीली इस पोस्टर से रिलेट करके देख सकते हो। उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं आईएमईसी का क्या पॉइंट था। तो आईएमईसी जो है फ्रेमवर्क उनका क्या था, G20 दिल्ली में जो हुआ था सितंबर 2023 में, इसने एम किया था कि इंडिया एंड यूरोप को जो है वो लोग ज्वाइन कर देंगे थ्रू पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, एनर्जी ग्रिड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से। द कॉरिडोर जो है इंक्लूड जो करेगा वो था आपका ईस्टर्न का इंडिया यूए, फिर सेंट्रल का था सऊदी, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, ये वाला पार्ट, और वेस्टर्न का हाइता और यूरोप था। तो इट इनकॉर्पोरेट्स ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, पाइपलाइन, अंडर सी केबल्स एंड ट्रांसनेशनल एनर्जी नेटवर्क, ठीक है, ये सब वो लोग, उन लोग का एम था करने का, ये उनका फ्रेमवर्क था। तो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, गाज़ा कन्फ्लिक्ट जो है, और यहाँ तक ईरान इसराइल जो हॉस्टिलिटी बढ़ रहा है, इसके वजह से इनका जो की पोर्शंस होता है ना, वो रूट में प्रॉब्लम हो रहा है। स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स जो है जैसे कि जेबल अली, उसके बाद फुजेरा, इन सब में सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़ आ चुका है, जो रीजनल टेंशन की वजह से हो रहा है। डाइवर्जिंग पोजीशन जो है, जैसे हम लोग का सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेट जो कॉरिडोर है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में। इसराइल का जो हाइफा पोर्ट था, ओके, ये पोर्शन में ये क्रिटिकल नोड था, ओके, इसराइल का हाइफा पोर्ट, ये याद रखना, जो अभी एक्सपोज हो चुका है रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जहाँ पे ये वॉर चल रहा है, इसके वजह से। तो आईएमईसी क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल रूट कन्फिगरेशन, यही एक उपाय है उनका करना, ताकि वो लोग ये जितने भी हम लोग के कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स हैं इनको बाईपास वो लोग कर सके और अलग रूट ले सके। उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव हब्स वगैरह है, जैसे सलाला, दुकम और मुस्कात जो ओमान में है, उन सब का यूज़ कर सकते हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल जोन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरिडोर वगैरह, इन सबको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इंडिया यूरोपियन का जो पार्टनर्स है, गल्फ कंट्री वगैरह, इनको डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और सस्टेन मोमेंटम को और ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए और उपाय ढूंढने के लिए, ओके, अच्छे से प्लान करने के लिए डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन को उनको बढ़ाना है। तो इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो इससे 15 मार्क्स का इजीली क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको चैलेंजेस वगैरह जो फेस कर रहा है आईएमईसी, इसके बारे में आपको लिखना है इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। तो मेन जो हम लोग ने डिस्कस किया इसी को ही यहाँ पे लिखना है अच्छे से।
उसके बाद वाई हॉर्मोज अ चोक पॉइंट, व्हाट आर IMEC's 3 सेगमेंट, इनके 3 सेगमेंट है वो आपको लिखना है। हाउ दिस IMEC डिफर फ्रॉम BRI, तो इनका डिफरेंसेस बहुत पूछते हैं तो ये जानना ज़रूरी है। सेकेंड जो हम लोग का टॉपिक है वो है ऑर्बिटल राइवलरी जो हो रहा है चाइना का स्पेस पावर, तो ये इसका आर्टिकल है, आप देख सकते हो। ओवरव्यू देखते हैं। चाइना का जो मतलब काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी है, मतलब वो ऑलरेडी उनका मिलिट्री था आपका लैंड में, राइट, लेकिन अभी वो लोग इसको स्पेस तक लेके जा रहे हैं, आउटर स्पेस, देख लो। तो उनका जो रीशेप कर रहे हैं वो लोग अपना स्ट्रेटेजिक जो आपका उनका बैलेंस है उसको आउटर स्पेस में। तो एडिटोरियल जो दिया गया है ऊपर उसमें एग्जामिन किया गया है जो बीजिंग का एम्बिशन है इन स्पेस मिलिट्राइजेशन, उनका मतलब वो रिस्क हो जाएगा हमारे इंडियन स्पेस एसेट्स के वजह से। ओके, वो लोग अगर मिलिट्री भेज देंगे सच्ची में स्पेस में, तो इंडियन का जो हम लोग का एसेट्स है स्पेस में, जो हम लोग ने वहाँ पे हम लोग का मशीन वगैरह सैटेलाइट वगैरह जो रखा हुआ है, हम लोग के एस्ट्रोनॉट जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो द मेजर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिटरेंस एंड रेजिलियंस। ओके, तो ये पोस्टर के हेल्प से आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद चाइना का काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी क्या क्या है वो देखते हैं। काइनेटिक सिस्टम जो है, जो DN3 एंड SC-19 मिसाइल्स वो लोग यूज़ करते हैं, कैन फिजिकली डिस्ट्रॉय सैटेलाइट। ओके, तो अगर वो लोग मिलिट्री भेजने वाले हैं तो ऑफकोर्स मिलिट्री के वेपन्स भी जाएंगे, तो इसमें वेपन्स आ जाएगा जो हमारे इंडियन एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। लेज़र बेस्ड सिस्टम है उनके पास, बहुत ही हाईफाई है, तो ये लोग डेजल या ब्लाइंड कर सकते हैं हमारे सैटेलाइट्स को। ओके, क्या कर सकते हैं, डेजल या ब्लाइंड कर सकते हैं सैटेलाइट्स को। ओके, उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब कर देगा और नेविगेशन वगैरह में प्रॉब्लम कर देगा, तो हम लोग के काम में तांग आएगा एक्चुअली। तो को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स जो है उनके पास, जैसे SJ है, TJS है, ये सीरीज़ है उनके पास, जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह के जो डिसलॉज राइवल वगैरह होता है उनके पास क्या करेगा, इंटरफेयर करता है। और ये जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, ISR GPS का, ये जो कैपेबिलिटी कम्युनिकेशन एंड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क का, ये कन्फ्लिक्ट के दौरान यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट्स है। उसके बाद इमर्जिंग स्पेस कंपटीशन हो जाएगा चाइना और बाकियों के बीच में। तो चाइना सीक्स डोमिनेंस थ्रू बोथ न्यूमेरिकल सुपरियरिटी, ठीक है, ये भी आएगा, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो उनको डोमिनेंस चाहिए स्पेस में। इट प्लान्स टू डिप्लॉय ओवर 36,000 लो अर्थ ऑर्बिट एंड सैटेलाइट बाई 2030। तो इतना सारा सैटेलाइट भेज देंगे स्पेस में कि ताकि उनकी ही डोमिनेंसी रहे। कंपटीशन जो है विथ स्टारलिंक हो रहा है, फ्यूचर लूनर और एस्टेरॉइड रिसोर्स एक्सप्लोटेशन कुड इंटेंसिफाई स्ट्रेटेजिक राइवलरी। तो स्टारलिंक जो है उनके साथ उनका राइवलरी चल रहा है चाइना का। एब्सेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेजेस एस्केलेशन रिस्क। तो हमको एक इसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी नहीं है, इसीलिए रिस्क बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया का, इंडिया जो है वो अराउंड 60 सैटेलाइट्स ही ऑपरेट करता है कंपेयर टू मोर देन 400 चाइनीज़ मिलिट्री सैटेलाइट। तो चाइनीज़ का तो ऑलरेडी चाइना का सैटेलाइट है ही, अब वो जो मिलिट्री भेजने वाले हैं उनमें ही 400 है और चाइना का सिर्फ 60। देख लो कंपटीशन। लिमिटेड रिडंडेंसी है। ओके, मेक्स इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर मोर वल्नरेबल टू डिस्ट्रप्शन। तो हम लोग को ऑब्वियसली वो लोग डिस्ट्रॉय करेंगे ही। तो कार्टोसाट, रिसाट एंड नेव IC सिस्टम जो है कुड फेस जैमिंग, डेजलिंग और टेम्पररी डिजेबलिंग हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग का है इंडिया का, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इवन लिमिटेड सैटेलाइट लॉसेस कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट सर्वेलेंस, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जो हम मतलब रिसर्च का काम स्पेस में कर रहे थे इंडियंस, उनके काम में टांग रहने का काम ये लोग चाइनीज़ लोग कर रहे हैं। तो स्पेस गार्डिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट। ओके, तो क्या क्या हो सकता है, एक्सपांड सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्च कैपेसिटी बियॉन्ड इसरो थ्रू ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो सिर्फ इसरो से ही बेटा काम नहीं चलने वाला, और प्राइवेट सेक्टर लाना पड़ेगा इंडिया में ताकि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च कैपेसिटी बढ़ सके। शिफ्ट फ्रॉम लार्ज सैटेलाइट टू रेजिलियंट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस विद ग्रेटर रिडंडेंसी। ओके, स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन ऑफ ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल स्पेस एसेट का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Enhance data sharing arrangements with strategic partners and define clear attendance threshold and response mechanism। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है उपाय, ये है क्या है, सॉल्यूशंस जो इंडिया भी कर सकता है। ओके, तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो ये स्टेटमेंट दिया है, स्पेस इज इमर्जिंग एज ए क्रिटिकल डोमेन ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन नेशनल सिक्योरिटी।
तो इसको लेके ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो चैलेंजेस पोज किया गया है बाय चाइनाज काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी, ओके, इसको इवेलुएट करना है इंडियाज प्रिपेयर्डनेस एंड सेफगार्ड टू इट्स स्पेस इंटरेस्ट, उसको लेके 15 मार्क्स का आता है, तो ये आपको करना है। इसके साथ साथ व्हाट आर को ऑर्बिटल सैटेलाइट, ये आपको लिखना है। व्हाई इज रिडंडेंसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, ये आपको चाहिए। एंड हाउ कैन लेजर टारगेट सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये साथ साथ आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आ सकता है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।